हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.3 को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया था, डेट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिए थे और इस वीडियो में हम पार्ट 2 की वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 20 तक डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार पार्ट 1 ज़रूर देखना, ताकि आपको क्या है पार्ट 2 को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। तो हमारी पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन डेट इज 11th क्वेश्चन कहता क्या है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब बच्चों, आपकी कोई AP है और आपकी जो पहली n टर्म्स का सम की वैल्यू गिवन है, मतलब आपकी जो n टर्म्स है मीनिंग कि Sn की वैल्यू उन्होंने दी है डेट इज 4n माइनस n स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। आपने क्या है फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, लेकिन इन्होंने इधर ये कंडीशन दे दी है कि उस फर्स्ट टर्म को किसके साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख लेंगे S1। अगर बच्चों S1 है, ध्यान से देखना, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ये है हमारी Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब इस केस में हमारी n की वैल्यू बच्चों हो गई 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप क्या है 1 पुट करो। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करो 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3। मतलब ये 3 हमारा क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म, मतलब a की वैल्यू आ गई, क्योंकि इन्होंने हमें क्या है एक कंडीशन दे दी थी कि डेट इज S1। ओके, तो ये हमने क्या है व्हाट इज फर्स्ट टर्म वो हमने फाइंड कर ली, जो हमारी 3 आई है। आगे उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली 2 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है, मीनिंग आपने बच्चों S2 को फाइंड करना है। ठीक है, S2 मतलब क्या हो जाएगा, आपकी 2 टर्म्स का सम होगा। तो हम ऐसे ही जहाँ पर हमने पहले 1 पुट किया था वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारी S2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपकी S2 को हम पहले बच्चों ऐसे लिख लेंगे कि ये क्या होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली 2 टर्म्स के सम क्या होता है हमारा S2। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों S16 होता है, इसका क्या मीनिंग होता है कि आपका 16 टर्म्स तक का सम, 16 टर्म्स तक का सम, यही होता है ना इसका मीनिंग। तो S2 का मीनिंग क्या हो गया कि आपकी क्या है पहली 2 टर्म्स का सम। तो जैसे हमारा क्या था 4n माइनस n स्क्वायर है, तो बच्चों मैंने तभी पहले भी बोला था अगर यहाँ बेस पे 2 है तो n भी आपका सेम होता है। तो आपकी n की जगह अब 2 पुट करोगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका 4, 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो मतलब बच्चों आपकी जो पहली 2 टर्म्स हैं उनका सम है 4। इसको इरेज करेंगे, मतलब देखना ये आपकी AP है, ऐसे लिख लेते क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, अप टू सो ऑन चलती जा रही है। हमें अभी सिर्फ पता चला है कि हमारा A की वैल्यू क्या है 3। और एक और चीज़ उन्होंने दे दी है कि जो सम है कि जैसे जी मेरा बच्चों A1, ये A2, ये A3, ये हमारी चौथी टर्म है, ऐसे ही सोन हमारी क्या है AN तक टर्म होगी, ये तो आपको पता ही है। और उन्होंने बोल दिया कि जो आपका ये सम है, मतलब आपका A1 और A2 का सम, यही है ना पहली 2 टर्म्स का सम, उन्होंने इसको किसके साथ लिख लिया S2 के साथ। यही कहने का मीनिंग है कि पहली 2 टर्म्स का सम हम किसके साथ लिखेंगे S2 के साथ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो हमारी सम होगा A1 प्लस A2 हमारा किसके इक्वल आ रहा है S2 के। अभी हमने फाइंड किया है कि हमारा A1 क्या है बच्चों 3 है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म मुझे नहीं पता, और मैंने पहली दोनों टर्म्स की सम की वैल्यू भी अभी फाइंड कर लिया, जो कि हमारी क्या है 4 है। तो मैंने डायरेक्ट ही इधर 4 को लिख लिया। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये जो 3 है इधर क्या है ऐड हो रहा है A2 के साथ, तो इज इक्वल्स टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट। तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो देखिए बच्चों,
उन्होंने जो पूछा था कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमने वो भी फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पूछी थी, हमने वो भी फाइंड कर ली। तो हम इधर लिख लेंगे हमारी फर्स्ट टर्म थी 3, सेकंड टर्म थी हमारी 1। ऐसे ही उन्होंने आगे बोला है कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड, हमने क्या है बच्चों थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें ए गिवन है, इस केस में हमें ए भी पता है, ठीक है, और हमें A2 भी पता है 1, तो हम डिफरेंस पता लगा सकते हैं। यस, डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, मतलब इस टर्म में से हमने इस टर्म को माइनस करना होता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो A2 है हमारा 1 और A माइनस करोगे A1 है हमारा 3, तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में से 3 माइनस हो रहा है, मतलब छोटी में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। 3 में से 1 माइनस कर लो तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों जब आपको डिफरेंस पता हो तो आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब आपने A3 को फाइंड करना है। तो A3 क्या होता है, अपनी पिछली टर्म में से हम डिफरेंस को ऐड करी जाएंगे, यही होता है नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए। कि आपने क्या है, जैसे ये है 3, डिफरेंस क्या था -2, 3 में जब आप बच्चों -2 को ऐड करते हो तो 1 आता है। ऐसे ही आपने 1 में -2 ऐड करना है, ऐसे ही A3 में -2 ऐड करोगे तो आपका क्या है A4 वैल्यू आ जाएगी, मतलब पिछली वैल्यू में हमने क्या है डिफरेंस ऐड करी जाना है, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो A3 फाइंड करने से के लिए हमें A2 में डिफरेंस ऐड करना होगा। A2 थी हमारी बच्चों 1, ऐड करेंगे डिफरेंस की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा 1। तो बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है आपका, माइनस साइन हो जाएगा। 1 में से 2 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो A3 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, डैट इज -1। आगे उन्होंने पूछा कि आपने ऐसे ही A10 फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों अब हम क्या है बार बार तो डिफरेंस ऐसे करके करते नहीं जाएंगे, तो हम डायरेक्ट ही A10 फाइंड करना है ना, हमने 10th टर्म फाइंड करनी है ना, मतलब अब हमने बच्चों क्या फाइंड करना है A10। तो A10 में डायरेक्ट ही लिख लूंगी इस फॉर्मूले के साथ, जो हमारा फॉर्मूला है AN = A + n-1 × में D, ठीक है। तो हमने 10th प्लेस वाला नंबर फाइंड करना है। तो इस केस में हमारी A की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 10 होगी, 10 - 1, डिफरेंस अभी हमने देखा क्या है हमारा -2। तो वैल्यूज़ को सॉल्व करो, ये 3 + 10 - 1 9 × में -2, तो ये हो जाएगा 3। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है आपका पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव। मैं बार बार यही बताती हूँ, सबसे पहले आपने क्या है साइन लिखने हैं। अगर टर्म पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है आपका 18, ठीक है। नेगेटिव देखियो, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। 18 में से अब 3 माइनस कर लो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो हमने बच्चों A10 भी फाइंड कर लिया है। ओके, आगे हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट में क्या पूछा है एंड nth टर्म, हमने nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म मतलब क्या है, हमने an की वैल्यू फाइंड करनी है। an का हमारा फॉर्मूला है, इस हमें nth टर्म फाइंड करना मतलब an फाइंड करना है। तो हमें इस केस में n नहीं पता, ठीक है, कि अप टू कितनी लास्ट टर्म है मुझे नहीं पता, तो a की वैल्यू मुझे पता है मैं 3 लिख लूँगी, n की मुझे नहीं पता तो n एज इट इज़ ही रहने देंगे -1। d हमें पता है हमारा -2 है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 प्लस नहीं, हटाओ पहले। अब हम क्या करेंगे इस केस में, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये n आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का क्या होगा 2n। अब ये -2 आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 × 1 कितना होता है बच्चों 2 होता है। तो अब देखिए आपने कांस्टेंट टर्म में उनको ऐड कर लो आप, 3 + 2 कितना होता है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 - 2n एज इट इजी। तो ये आपकी आ गई बच्चों an की वैल्यू, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों जो जो पूछा था हमने फाइंड कर लिया। उन्होंने बोला हम अपनी फर्स्ट टर्म फाइंड करो, वो हमने कर ली, a की वैल्यू 3। आगे पूछा सेकंड टर्म फाइंड करो, वो हमने इधर कर ली। आगे उन्होंने पूछा था क्या सम फाइंड करना था, वो हमने इधर कर लिया। आगे उन्होंने सेकंड टर्म पूछी थी, वो हमने फाइंड कर ली। थर्ड टर्म पूछी थी, यहाँ पर हमारी फाइंड होगी। 10th टर्म पूछी थी, यहाँ पर फाइंड होगी। और लास्ट क्या थी nth टर्म पूछी थी, वो यहाँ पर फाइंड होगी। ओके बच्चों, ऐसे आप क्या स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को करो। अपना अगला क्वेश्चन है 12th में क्या पूछा गया है बच्चों
कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मीनिंग कि आपने क्या करना है बच्चों, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो क्या है 6 के साथ डिविजिबल है। 6 के साथ डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि 6 का टेबल, 6 के साथ डिविजिबल होने का मीनिंग ही ये है ना कि जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, कि जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब मुझे बताओ कहाँ तक चली जाएंगे। उन्होंने बोला है 40 टर्म्स होनी चाहिए आपकी, टोटल नंबर्स कितने हैं 40 पॉजिटिव। तो बच्चों ये अभी 1 2 3 4 5 6 हुए हैं। अब आगे वाला तो मुझे पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा, तो हम क्या है इसे सोन लिख देंगे। हमने फाइंड करना क्या है 40 टर्म्स तक का सम। S40 फाइंड करना है ना, कि S40 की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है। तो देखो हमें गिवन क्या है, सीरीज हमने बना ली है एपी की। ए हमारा क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है डेट इज 6। डिफरेंस क्या होता है, हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। सेकंड टर्म हमारी 12 है, फर्स्ट टर्म हमारी 6 है। तो 12 में से 6 को माइनस करो तो आपका क्या आता है 6 आता है। तो बच्चों अब मुझे बताओ क्या इस केस में हमें लास्ट वैल्यू गिवन है? नहीं, लास्ट वैल्यू नहीं गिवन। तो हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों एस एन की वैल्यू क्या है S40, क्योंकि n क्या है हमारा 40, हमने S40 फाइंड करना है। तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चों अगर 40 टर्म्स हैं तो n भी 40 होगा। n की हमारी वैल्यू 40 अपॉन में 2 है, 2 इंटू ए हमारा 6 है, प्लस n क्या है हमारा 40 माइनस 1 है, d क्या है हमारा 6 है। तो वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, 40 को 2 के साथ डिवाइड करने से 2 2 4 0, 20 आता है, ब्रैकेट 2 इंटू 6 12 होता है, 40 में से 1 माइनस करो तो 39 होता है, इंटू में 6 किया तो ये हो जाएगा आपका 20, ये 12 एज इट इज, प्लस 39 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू आती है 234। ठीक है, ये 20 एज इट इज, ये 12 में जब 234 ऐड करोगे 4 + 2 6, 3 + 1 4, 2 एज इट इज 246 आया। अब आपने 246 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों डायरेक्ट करो, 0 एज इट इज लिख लो, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8, 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो 4920 आपका क्या आ जाएगा आंसर। उन्होंने सम पूछा था 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो हमने क्या है बच्चों फाइंड कर लिया है। ओके, अब आपका 13th क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम ही है क्वेश्चन, बस क्या है मल्टीपल ऑफ 8 बता दिया। उन्होंने क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। अब आपने क्या है पहली 15 टर्म का सम फाइंड करना है। अगर 15 टर्म का सम फाइंड करना है मतलब n की वैल्यू भी आपको मिलेगी कि n क्या है आपका 15 है, जो किसके मल्टीपल है बच्चों 8 के मल्टीपल। 8 के मल्टीपल मतलब 8 का टेबल लिखो, तो 8 16 24 32 इंटू सोन, ऐसे ही लास्ट तक होंगे 15 टर्म्स तक। तो एपी हमने बना ली है, तो हमारा ए क्या होगा बच्चों 8 होगा। डिफरेंस क्या होगा हमारा, सेकंड टर्म दैट इज 16, उसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज हमारी 8। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 8। तो सम फाइंड करना है, क्या लास्ट वैल्यू गिवन है मुझे? नहीं, लास्ट वैल्यू नहीं गिवन। तो हम जो पीछे फॉर्मूला यूज किया वही यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहाँ तक सम फाइंड करना है, S15 तक। n की वैल्यू बच्चों 15 है, अपॉन में 2a हमारा 8 है, प्लस n 15 माइनस 1, डी हमारा क्या है बच्चों 8 है। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2 एज इट इज ही रहने देंगे हम, क्योंकि 15 क्या है 2 के टेबल में कट नहीं होता, तो हम क्या इसको एज इट इज ही लिखेंगे। तो 2 8 16 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 को माइनस करो तो 14 आता है, इंटू में 8 हो रहा है आपका। फिर से लिखेंगे 15 अपॉन में 2, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे हम, 16 प्लस 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 11। ओके, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2, 16 में आप 1 1 2 ऐड करो, 6 + 2 8, 1 1 2
ये 1 एज इट इज़ 128। तो अब देखो ये 15/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 128। मुझे पता है 2 के साथ ये कट हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8। तो बच क्या गया आपका बच्चों 15 इंटू में 64। तो 15 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू क्या आती है 960। मतलब आपकी पहली 15 टर्म्स जो कि मल्टीपल है 8 की, उसके सम की वैल्यू है 960। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 14th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब देखना बच्चों इसमें हमारी लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी आपकी रेंज गिवन हो ना कि यहाँ से यहाँ तक, उस केस में आप क्या है लास्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो क्या है क्वेश्चन में, हमने ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। एक रेंज दी गई है 0 से लेकर 50 तक। इस रेंज में जितने भी ऑड नंबर है उसकी हमने क्या है सम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या है इसको AP सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मुझे बताओ बच्चों, जो आपके ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कौन कौन से होंगे बच्चों? 0 के बाद, बिटवीन 0 एंड 50 मतलब 0 के बाद और 50 से पहले वाले नंबर आपने चेक करने हैं। ठीक है, 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या है 1 ही है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद बच्चों 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, ऐसे ही 1 चलता जाएगा। अब मुझे बताओ 50 से पहले ऑड नंबर कौन सा है? 50 से पहले जो ऑड नंबर है वो है हमारा 49। अब देखो सीरीज बन गई AP, तो हमारी लास्ट वैल्यू भी मिल गई मुझे 49। मतलब मेरी AN या फिर मैं L भी लिख सकती हूँ, ये मुझे मिल गई 49। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या मिल गया है। हमें A भी मिल गया है 1 है, हमें डिफरेंस भी मिल गया है। सेकेंड टर्म डेट इज 3 में से 1 को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। हमें क्या N की वैल्यू गिवन है इस केस में, मुझे बताओ क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या? नहीं, मुझे N नहीं पता बच्चों। अब ठीक है, N नहीं पता, लेकिन मुझे AN जहाँ जिसको हम L भी लिख सकते हैं वो गिवन है 49। ठीक है, N कैसे नहीं पता? क्योंकि आप बच्चों देखो इस सीरीज को काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर हैं, नहीं पता मुझे कितनी चल रही है नंबर। ठीक है, तो हम क्या है इनका सम फाइंड करना है ना। तो इस केस में बच्चों हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, SN = N/2 A + L। क्या मुझे बताओ कि आपको N की वैल्यू गिवन है? नहीं, तो हमें सबसे पहले N की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो N की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मुझे A भी गिवन है बच्चों, मुझे D भी गिवन है, मुझे AN भी गिवन है। तो क्या स्टूडेंट्स आप ध्यान से सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि आप N की वैल्यू फाइंड करो? हम AN वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, AN = A + N - 1 इंटू में D, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मुझे गिवन है सिवाय N को छोड़कर, तो मैं N की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। AN मुझे गिवन है 49, A भी मुझे पता है 1 है, प्लस N नहीं मुझे पता, N - 1, D मुझे पता है 2 है। तो कर सकते हैं यस। अब बच्चों देखो ये 1 ऐड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट, तो 49 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर क्या बच जाएगा आपका N - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ 2। 49 में से 1 को माइनस करो, कितना आता है आपका 48 = ये 2N - 1 हो जाएगा। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा ही इधर डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये 48 क्या है 2 का मल्टीपल है। तो 48 डिवाइड में 2 = N - 1 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? N - 1 के इक्वल। ये नेगेटिव का 1 है, = के इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव का 1। तो ये 24 + 1 = N है, मतलब 25 = N। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपकी N की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 25। अब हम इस N की वैल्यू को इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमें सम की वैल्यू मिल जाएगी। तो N की वैल्यू क्या है 25 है, मतलब हमने S25 की वैल्यू फाइंड करनी है। N क्या है 25/2, A हमारा क्या है बच्चों 1, लास्ट टर्म क्या है हमारी 49। तो 25/2 एज इट इज ही रहने दो, इनटू में क्या हो जाएगा 49 + 1 50 हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल में कट हो रहा है, 2 25 ज़ा 50 होता है, 25 × 25 क्या होता है, स्केयरिंग कर लो इसकी 625। तभी मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट 30 तक के स्केयर्स ही याद होने चाहिए, क्योंकि ये 25 के स्केयर्स हैं। तो आपको क्या है एग्जाम में इसके साथ क्या है थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आपको 25 का स्केयर पता है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 625। ओके, तो आपकी जो सम है ऑड नंबर का बिटवीन 0 एंड 50 वो है आपका
625 और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 25। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अपनी 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ो। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। क्या मीनिंग है कि बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप कहीं भी जॉब करते हो ना, तो एक उस पर्टिकुलर जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतने साल तक नहीं जॉब छोड़ सकते, जहाँ आपकी ये रूल्स है, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो उन्होंने ये बोला कि कंस्ट्रक्शन जॉब की कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उन्होंने क्या है, अगर कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कि पेंडिंग चल रहा है, तो उसके डिले के लिए उन्होंने क्या है, एक पेनल्टी को स्पेसिफाइज किया है। ठीक है, मान लीजिए कोई काम है जिसको आपने 30 दिनों में कंप्लीट करना है, आप 30 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए, आपने मान लीजिए 31 डे ले लिए, एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो उन्होंने यही बोला कि एक दिन अगर कोई एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, कि एक दिन अगर काम से डिले है वो बंदा, तो उसको क्या है ₹200 पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसे अगर वो काम 2 दिन के लिए डिले हो रहा है तो उसको 250 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर 3 दिन के लिए काम डिले हो रहा है तो उसको 300 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। समझ में आई? तो ध्यान से देखो बच्चों, हर दिन उसकी पेनल्टी 50-50 बढ़ रही है। पहले 200 थी, फिर 250 थी, फिर क्या थी 300 थी। तो ऐसे ही उन्होंने आगे बोला कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग डे। वही जो अभी मैंने बताया कि पिछले दिन से क्या है, अगले दिन पेनल्टी क्या है 50 रुपये बढ़ रही है। पूछा क्या है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कि कॉन्ट्रैक्टर कितनी मनी पे करेगा एज पेनल्टी अगर इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो क्या है 30 दिन ज़्यादा ले रहा है काम करने को, मतलब 30 डे अगर वो काम से डिले हो गया तो वो टोटल अमाउंट कितनी पेनल्टी पे करेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपने क्या है 30 डेज वो काम से डिले होगा, मतलब आपने इस केस में S30 फाइंड करना है कि 30 दिन का उसने सम जो होगा वो फाइंड करना। अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मुझे AP क्लियर दिख रही है। कैसे AP क्लियर दिख रही है कि पहले दिन बंदा 200 पे पेनल्टी पे करता है, दूसरे दिन पेनल्टी 50 रुपये बढ़कर 250 हो जाती है, तीसरे दिन पेनल्टी 50 रुपये बढ़कर 300 हो जाती है, ऐसे ही चौथे दिन पेनल्टी 50 रुपये बढ़कर 350 हो जाएगी, ऐसे ही सो ऑन क्या है चलती जाएगी। लेकिन मुझे एंडिंग वैल्यू नहीं पता, ठीक है, एंडिंग वैल्यू तो नहीं पता, ठीक है। तो हमें जो जो गिवन है हमें फाइंड क्या करना है 30 डे की पेनल्टी। अगर काम क्या है 30 दिन डिले हो जाए तो उसका पेनल्टी का सम फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको लिखेंगे। हमें ए भी बच्चों गिवन है हमारा 200, तो डी हमें क्लियरली पता है क्या है 50, फिर भी 250 माइनस 200 लिख लो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी। हमें ए पता है, हमें डी पता है और हमें एन की वैल्यू भी पता है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होगी बच्चों 30, क्योंकि 30 डेज तक की पेनल्टी देखनी है हमने तो 30 होगी। अब हमें सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला है बच्चों SN इज इक्वल टू N अपॉन में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो सम किसका फाइंड करना है 30 दिन तक का, क्योंकि 30 दिन काम डिले है तो 30 हो जा। N की वैल्यू 30 अपॉन में 2A है, A की वैल्यू हमारी 200 है, प्लस N हमारा क्या है बच्चों 30 माइनस 1, D हमारा क्या है बच्चों 50 है। अब ये देखिए 32 के साथ कट हो जाएगा 15 के साथ, तो 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, साथ में 2 0 लिख लो, प्लस 30 में से 1 माइनस करो कितना आता है आपका 29 इंटू क्या हो जाएगा आपका 50। ये 15 एज इट इज़ ही रहने दो, ये 400 एज इट इज़ ही, प्लस 29 को जब आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितनी वैल्यू आती है आपकी 0 लिख लो। 5 9 ज़ा 45, 4 बच रहा है, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 14। ये 15 एज इट इज़ ही रहने दो, 400 में 1450 को ऐड करो 0 0 5 0 5 4 4 8 और ये 1 एज इट इज़ ही। अब आपने 15 को 1850 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू आती है 27750। दैट मीन्स बच्चों कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ₹27,750। इतनी पेनल्टी क्या है कॉन्ट्रैक्टर को
30 दिन का काम डिले होने से देनी पड़ेगी। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, एक अमाउंट है, वो अमाउंट क्या है 700। उस 700 अमाउंट को उन्होंने क्या है 7 कैश प्राइज में डिवाइड करना है टू अ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या है 7 कैश प्राइज दिए जाएंगे और उन टोटल 7 कैश प्राइज की कीमत क्या है बच्चों 700। ये पता चल गया कि आपकी क्या है, इधर हमें पता भी चल रहा है। देखो बच्चों, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में कितनी आएगी, 7 आएगी, क्योंकि बोला है 700 को कितने में डिवाइड करे हैं, वो 7 कैश प्राइज में, मतलब टोटल कैश प्राइज कितने होंगे, ऐसे 7 आपकी क्या है नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो एन तो मुझे देखो देखने से पता चल रहा है कि एन मेरा गिवन है, डेट इज 7, और क्या है सम भी मुझे गिवन है, सम मेरा क्या है बच्चों गिवन, सम भी मुझे गिवन है S7 इज इक्वल टू 700, 7 टर्म्स का सम भी मुझे गिवन है 700। आगे उन्होंने पूछा क्या है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रोसीडिंग प्राइस। क्या मीनिंग है कि मान लीजिए कोई प्राइस है आपका एक्स, ठीक है, और इस प्राइस से जो अगला प्राइस होगा वो बच्चों 20 रुपये कम होगा। यही मतलब है ना कि जो पहला प्राइस है ना, जो तो अगले प्राइस की जो वैल्यू होगी पहले प्राइस से क्या है बच्चों 20 रुपये कम होगी। यही बोला है ना कि हर एक प्राइस क्या है पिछले प्राइस की वैल्यू से 20 रुपीज़ आपने क्या है कम करी जाना है। कहने का क्या मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए आपके इधर 7 प्राइस है, 1 2 3 4 5 6 7, पहला प्राइस जो भी होगा इस प्राइस की जो वैल्यू होगी वो 20 रुपीज़ कम होगी, इससे इसकी 20 कम होगी, इससे इसकी 20 कम होगी, इससे इसकी 20 कम होगी, इसकी इससे 20 कम, और इसकी इससे 20 कम। ठीक है, तो अगर बच्चों मान लो कि मैं जो पहला प्राइस टर्म है, ठीक है, मैं फर्स्ट प्राइस को अगर मान लो मैं एक्स लेट कर लूँ, अगर मैंने इधर बच्चों एक्स लेट कर लिया तो मेरा सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, जो कैश प्राइस होगा सेकंड प्राइस वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स में से 20 माइनस करूँगी। ऐसे ही मेरा थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइस क्या होगा, अब इस ये वाली टर्म आपकी x माइनस 20 आएगी, x माइनस 20 में से अब आपने फिर से 20 माइनस करना है, तो मतलब कितनी हो जाएगी x माइनस 40। मतलब ऐसे ही आपने क्या है कंटिन्यू चलते जाना है। बच्चों इस सीरीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर लूँ तो देखो ध्यान से, क्या ये AP सीरीज़ बन रही है, यस बन रही है। कैसे बनी है, पहली x है, दूसरी x माइनस 20 है, तीसरी x माइनस 40 है, ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। मुझे नहीं पता कहाँ तक चलेगी, बट इतना पता है 7 टर्म्स है इसकी, ठीक है। तो मुझे देखने से पता चल गया बच्चों a मेरा x है। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड डिफरेंस अभी पता ही है कि 20 माइनस 20 सभी में से लेस है, ठीक है, तो डिफरेंस माइनस 20 आएगा। फिर भी हम सेकंड टर्म x माइनस 20 में से फर्स्ट टर्म डेट इज x को माइनस कर लेंगे, तो बच्चों आपका x कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव का 20। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो जो गिवन है मैंने वो सारा लिख लिया, फाइंड क्या करना वो देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हमने क्या है इनकी हर एक प्राइस की क्या है वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है a, मतलब आपने a फाइंड करना है। तो मुझे बताओ आपका d भी गिवन है, आपका सम की वैल्यू भी गिवन है, आपका n भी गिवन है, आपने a फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम वाला फॉर्मूला यूज होगा। गुड, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 प्लस 2a, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी मैं भी फॉर्मूला गलत कर गई, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखा बच्चों अगर मेरे से मिस्टेक हो गई है तो आप भी क्या पता एग्जाम में ऐसे प्लस लिख लो। देखो अगर आपने फॉर्मूला ही गलत लिख लिया, आपकी वैल्यूज बेशक सही आई हो, लेकिन फॉर्मूला गलत लिखने से क्या है आपका आंसर तो गलत आ जाएगा ना, ठीक है। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, S7 हो जाएगा आपका, S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों x है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस n हमारा क्या है 7 माइनस 1, डी हमारा क्या है नेगेटिव का 20। S7 की वैल्यू मुझे पता है डेट इज 700, 7 अपॉन 2 कैंसिल आउट होता है, नहीं 7 के टेबल में को हम 2 नहीं कट कर सकते, 7 अपॉन 2 रहेगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 7 में से 7 में से 1 माइनस करो तो 6 आता है, 6 को मल्टीप्लाई करना है अब आपने नेगेटिव 20 के साथ,
तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 700। देखो बच्चों, ये 7/2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इज इक्वल्स टू के इधर लेकर आएंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप एक पूरी की पूरी फ्रैक्शन को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर जाओ तो फ्रैक्शन को क्या है, उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो फ्रैक्शन का। तो ये 7/2 है, इधर आकर आपकी फ्रैक्शन 2/7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा आपका 2x। अब देखना बच्चों, +6 -20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 6 × 20 कितना होता है आपका 120। 7 के साथ ये कट हो जाएगा, 7 1 से 7, 0 एज इट इज। 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 200 आता है, तो 200 इज इक्वल टू 2x माइनस का 120। अब इस -120 को मैं इधर लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का, तो 200 + 120 इज इक्वल टू 2x आपका आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे हम 2x इज इक्वल टू 200 में 120 ऐड करो तो वैल्यू क्या आती है आपकी 0, 2, 2 + 1 3, 320। अब इस 320 को हम क्या है 2 के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो 2 1 × 2 1 बच जाएगा, 1 और 2 12 होता है, 2 6 × 12 0, 160 आ गई। मतलब बच्चों जो आपका पहला कैश प्राइस था वो कितना था 160। ऐसे ही दूसरा क्या है, आप 20 माइनस करोगे, हम डायरेक्ट ही इधर लिख लेंगे कि जो वैल्यू है बच्चों, वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस कितनी है। पहली हमारी x थी, मतलब वो 160 होगी, अगली इससे 20 कम है तो 140 हो जाएगी, अगली भी इससे 20 कम है तो 140 में से 20 कम कर दो तो 120 हो जाएगी, अगली वैल्यू भी इससे 20 कम है तो 120 में से 20 माइनस करो 100, अगली भी 20 कम है तो कितनी हो जाएगी 80, इससे अगली भी 20 कम है तो वो हो जाएगी 60, इससे अगली भी 20 कम है तो वो हो जाएगी 40। इनके आगे बच्चों रुपीज़ डाल लेना सभी के आगे, ठीक है। तो यही इसके साथ हमारा 16th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम अपने 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इन अ स्कूल, किसी स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वह कि स्कूल के अराउंडिंग और अंदर क्या है ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं। अब कैसे प्लांट कर रहे हैं वो कंडीशन दी है इन्होंने। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will be the same as the class। क्या मीनिंग है, in which they are studying। क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ ट्रीज वो कैसे प्लांट करेंगे कि जो हर क्लास का हर एक सेक्शन है वो प्लांट करेगा उतने ही ट्री जो जिस क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। विल बी द सेम एज अ क्लास, कि जो उनकी क्लास है उन्हीं ही क्लास के क्या है, उनके ही सेक्शन के बच्चे क्या करेंगे, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस उतने ही आपके नंबर ऑफ ट्रीज वो प्लांट करेंगे। आगे उन्होंने बोला है एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1। देखो कि जैसे एक सेक्शन है क्लास 1 का, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन है, वो प्लांट करेगा एक ट्री। क्यों एक ट्री, क्योंकि वो क्लास 1 है। ऐसे ही मान लीजिए अगर क्लास 2 का सेक्शन है वो 2 ट्रीज प्लांट करे। ऐसे अगर थर्ड क्लास वाले सेक्शन क्या है 3 ट्रीज प्लांट करेंगे। ऐसे जो 4th क्लास वाला सेक्शन है वो क्या है 4 ट्री प्लांट करेगा। ऐसे उन्होंने बोल दिया टिल 12, कि 12 तक करने, मतलब 12 सेक्शन वाले सेक्शन क्या है 12 ट्रीज को प्लांट करेंगे। ओके, आगे उन्होंने ये कंडीशन, एक और ध्यान से देखो, आगे उन्होंने बोला देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो ये तो एक सेक्शन की गिवन थी वैल्यू, ठीक है, कि हर एक क्लास में क्या है 3-3 सेक्शन है। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। आपने नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने हैं कि कितने क्या है उन्होंने स्टूडेंट्स ने प्लांट किए। तो देखो बच्चों 12 ट्रीज 12 क्लास तक है ना, मतलब लास्ट वैल्यू आपकी 12 है, मतलब हमने क्या है अप टू 12 टर्म तक सम फाइंड करना है, ठीक है। आपने ऐसे 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो पता चल गया। अब हम क्या है जो गिवन है उसको लिखते हैं। देखिए मुझे बच्चों ये बताओ कि जो क्लास 1 है वो कितने ट्रीज प्लांट कर रही है। क्लास 1 का जो एक सेक्शन है वो क्या है 1 ट्री प्लांट करेगा, ठीक है। आगे जैसे ही क्लास 2 है उनका एक सेक्शन कितनी ट्रीज प्लांट करेगा, वो 2 ट्रीज प्लांट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो थर्ड सेक्शन है वो कितने ट्रीज प्लांट करेगा, वो कितने ट्रीज प्लांट करेगा 3। ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलते जाना है आपने क्लास 12 तक, कि क्लास 12 का जो एक सेक्शन है वो कितने ट्रीज प्लांट करेगा 12 करेगा। ये हमने लिख लिए।
आगे एक कंडीशन थी कि देयर आर 3 सेक्शन, ये तो बच्चों एक सेक्शन की वैल्यू है कि एक एक सेक्शन वाले इतने इतने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। आगे उन्होंने बोला है कि हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, मतलब इस क्लास में भी 3 सेक्शन है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसमें भी 3 सेक्शन है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इससे भी 3 सेक्शन है 3 से मल्टीप्लाई, सोन इसमें भी 3 है 3 से मल्टीप्लाई। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया? अगर मुझे बताओ बच्चों, एक सेक्शन का बच्चा एक ट्री प्लांट कर रहा है तो दूसरे सेक्शन का भी बच्चा एक प्लांट करेगा, तो तीसरे सेक्शन का बच्चा भी एक प्लांट करेगा, जो कि क्लास 1 के होंगे। तो टोटल कितने होंगे आपके? क्लास 1 के टोटल कितने ट्रीज प्लांट कर लिए उन्होंने? 3 प्लांट कर लिए ना। ऐसे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो ऑन। ऐसे ही 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये AP सीरीज बन रही है? यस। अगर आपकी AP सीरीज बन गई तो आगे तो आपने सॉल्व कर ही लेना है। तो आपकी AP सीरीज बन रही है 3 6 9, ऐसे ही सो ऑन 36। फाइंड क्या करना था हमने? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब आपने क्या है, वैल्यूज फाइंड करनी है अप टू S12 तक, 12 तक के आपने सम फाइंड करना, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करनी है। तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। बच्चों ध्यान से देखो, इधर मुझे लास्ट वैल्यू गिवन है 36, तो मैं सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी? मैं सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगी इस केस में SN इज इक्वल टू N/2 A + L। देखो आपको AP सीरीज से पता चल जाता है कि आपने S की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है मेरी? 3 है। D क्या है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो D भी हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और हमारी लास्ट टर्म जिसको हम AN भी लिखते हैं या फिर L भी लिख सकते हैं, वो है हमारी 36। N की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी? 12 क्लासेस तक है, मतलब 12 N की वैल्यू आएगी। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे S12 इज इक्वल टू 12/2। A की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी है? 3 है। और लास्ट टर्म है मेरा बच्चों 36। इधर मुझे D फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 6 बच जाएगा। 36 में 3 ऐड करो तो क्या आता है आपका? 39। तो 6 को 39 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू आती है 234। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे आपके जो स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे? वो है 234। ओके बच्चों, इसी के साथ 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आपका 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक स्पाइरल है इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखिए ये एक स्पाइरल है, ये पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ऐसे ये तीसरा सेमी सर्कल, फिर ये चौथा सेमी सर्कल। सभी सेमी सर्कल को मिलाकर ये देखो ये एक स्पाइरल बन गया। तो यही उन्होंने बोला कि एक स्पाइरल है जो किससे बना हुआ है? सक्सेसिव सेमी सर्कल के साथ विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है कि पहले सेंटर आपका A होगा, फिर सेंटर आपका B होगा। कैसे? मान लीजिए ये आपका, मान क्यों लेना, ये है ही है हमें क्वेश्चन में गिवन, ये आपका पहला सेमी सर्कल, इसका सेंटर बच्चों A है। ध्यान से देखो, ये आपका दूसरा सेमी सर्कल, इसका सेंटर B है। ठीक है, ये आपका तीसरा सेमी सर्कल, ध्यान से देखो, इसका सेंटर A है। और ये आपका चौथा सेमी सर्कल जिसका सेंटर B होगा। तो मतलब ऑल्टरनेटिवली सेंटर है, पहले A आया फिर B, फिर A आया फिर B। ऑल्टरनेटिवली का ये मीनिंग है। तो स्टार्टिंग में वही मैंने समझा दिया जो उन्होंने, स्टार्टिंग विद सेंटर A से स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपका जो पहला सेमी सर्कल है उसका रेडियस 0.5, मतलब ये वाला 0.5 इसका रेडियस है। अगले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 1.0 है, अगले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 1.5 है, और अगले सेमी सर्कल का जो रेडियस है 2.0 है। बच्चों कई बच्चे बोलते हैं कि ये रेडियस और रेडियस में फ़र्क क्या है? बच्चों ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। रेडियस होता है आपकी जब रेडियस सिंगल गिवन हो, तो जब आपको रेडियस मल्टीपल गिवन हो, देखो इधर रेडियस कितने गिवन है, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो इसको हम रेडियस नहीं लिखेंगे, हम इसकी प्लूरल फॉर्म रेडियस लिख लेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमने समझ लिया। पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ऐसे ही ये सेमी सर्कल मिलाकर, जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है, कि ऐसे उन्होंने बोला कि टोटल आपके 13 होने चाहिए। जब टोटल 13 बन जाएंगे तो आपने उनकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो मतलब बच्चों ध्यान से देखो, 13th कंजिक्यूटिव मतलब टोटल आपके 13th सेमी सर्कल है, मतलब एन की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 13 है। जो जो आपको क्वेश्चन में पता चलता आप साथ साथ लिखी जाया करो कि एन की वैल्यू मुझे तो पता चल गई 13 है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? आपने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। टोटल लेंथ मतलब आपने उसका पूरा सम फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपने S13 फाइंड करनी है, S13 ही फाइंड करनी है ना।
ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये AP तो गिवन ही है मुझे, 0.5 है, 1.0, 1.5, 2.0, वो उसको डायरेक्टली लिख लेंगे। नहीं बच्चों, इन्होंने टोटल लेंथ बोला है, मतलब आपको सेमी सर्कल का, जिसको आप पेरीमीटर भी बोलते हो, सेमी सर्कल का पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमारे इस फॉर्मूले में उसको क्या बोलते हैं, आपका सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। लेंथ क्या होती है, ठीक है, जैसे आप बोल देते हो कि एक रेक्टेंगल, ये जैसे आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ क्या होगी, जैसे मैंने पूछा टोटल लेंथ मतलब क्या होती है, इसका पेरीमीटर। टोटल लेंथ रेक्टेंगल की मतलब क्या होगा, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ऐसे ही जो सेमी सर्कल होगा बच्चों, इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है, मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है। सर्कल के केस में हम पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कल के केस में हम उसका सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, इसको इरेज करेंगे तो सबसे पहले आपको जो सरकमफेरेंस होता है सेमी सर्कल का वो पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो बच्चों एक चीज मैं बताऊंगी, आपका जो सर्कल का जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, वो होता है 2πr। तो सेमी सर्कल क्या होता है, आपका सर्कल का हाफ। तो जब आप इस 2πr की वैल्यू को हाफ कर दो तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपकी जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा वो आएगा πr। तभी तो इन्होंने क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि आपने इधर टेक क्या करना है, π=22/7। अब जो स्टूडेंट्स क्या है इसको डायरेक्ट यही AP को मान लेंगे, वो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि पाई भी गिवन है, मतलब पाई कुछ ना कुछ आएगा हमारा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सारा क्वेश्चन ध्यान से रीड किया करना है आपने। तो हमारा सरकमफेरेंस आ गया πr। तो बच्चों πr क्या है आपका, जो मैं पहले लिख लूँगी कि जो आपका सरकमफेरेंस होगा पहले सर्कल का, फर्स्ट सेमी सर्कल का, वो क्या होगा, इसको मैं ऐसे SC लिख दूँ, SC लिख देती हूँ। πr है तो पहले केस में आपका रेडियस क्या है बच्चों, 0.5 है, तो पाई इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू पाई, सेम ही रहने देंगे। ऐसे ही आपका सेकंड का क्या है, सेकंड 1.0 है, मतलब 1.0 पाई हो जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड का क्या है, 1.5 रेडी है, तो मतलब 1.5 पाई हो जाएगा। साथ में अपने पाई मल्टीप्लाई कर देना। तो ध्यान से देखो, ये एक AP सीरीज़ बन रही है। AP सीरीज़ कैसे बन रही है, आपका पहला है 0.5 पाई, फिर आ गया आपका 1.0, जिसको हम 1 इंटू पाई भी लिख सकते हो, तो वो डायरेक्टली पाई हो जाएगा। ठीक है, हम लिख लेंगे इसको डायरेक्टली पाई। ठीक है, फिर अगला आपका 1.5 पाई है, फिर 2.0 पाई है, मतलब 2 पाई होगा। ऐसे ही कंटिन्यू आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस अगर AP सीरीज़ मिल गई है तो हम A और D की वैल्यू सारी निकाल लेंगे। A हमारा क्या आ गया बच्चों, 0.5 पाई। D हमारा क्या है, इस वैल्यू में से इसको सब्सटीट्यूट करना, तो मतलब पाई में से हमने 0.5 पाई को माइनस करना। तो क्या आएगा, जब माइनस करोगे तो 0.5 पाई आएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था n हमारा 13 था, हमने S13 फाइंड करना है। तो चलो करते हैं बच्चों, SN का वही फॉर्मूला लिखेंगे। तो S13 कितना हो जाएगा, n/2, n हमारा 3, 13 है, अपॉन में 2, 2a होता है। a हमारा क्या है बच्चों, 0.5 पाई, प्लस n-1, n हमारा 13 -1 इंटू डी, तो डी भी हमारा क्या है 0.5। अब मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यूज लिख ली है। ठीक है, तो इस 13/2 को एज इट इज ही रहने देंगे हम। जब आप बच्चों ये देखो पॉइंट को हटा दो, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आती वैल्यू 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है तो 10 के बाद एक डिजिट लगा लो, तो क्या आ जाएगा आपका 1.0, मतलब सीधा ही आपका 1 पाई आ जाएगा। तो 1 पाई कितना होता है आपका, पाई भी लिख सकते हो, तो मतलब इस केस में मेरा क्या आ गई बच्चों, पाई आ गई। ठीक है, जब आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 1 पाई हो जाएगा, प्लस 13 में से इसको चलो 1 ही लिख लो, 13 में से 1 माइनस करो तो 12 होगा। 12 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 पाई के साथ। अगले स्टेप में करते हैं, ये 13/2 रह जाएगा, 1 इंटू पाई, पाई हो जाएगा। अब देखो 12 5 का क्या होता है, 60 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा लो, 6.0, जिसको हम 6 भी लिख सकते हैं, साथ में पाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 13/2 एज इट इज ही रह जाएगा। तो 6 प्लस 6 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा आपका 7 पाई। तो बच्चों अब उन्होंने बोला है कि पाई क्या है, आपने 22/7 यूज़ करना। तो मैं इधर करूँगी 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो देखो 7 के साथ 7 कट हो गया, 2 11 22, तो क्या बच गया आपका 13 इंटू 11। तो मैंने बच्चों आपको पिछली वीडियो में भी एक शॉर्टकट मेथड बताया था,
जब भी नंबर क्या है 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कैसे लिखना होता है, ये 13 को एज इट इज ही लिख दो, फिर 13 + 1 करो, सॉरी 3 + 1 करो, 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये 1 भी आपने क्या है एज इट इज लिख देना। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 143। ठीक है, तो आपका जो टोटल लेंथ है इस स्पाइरल की जो सेमी सर्कल से बना है उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 143। इसी के साथ हम क्या अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, 200 लॉग्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं। ठीक है, देखिए 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर्स, मतलब जैसे बच्चों के इन्होंने क्या बोला कि जैसे हम बुक्स को स्टैक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं ना, कि एक स्टैक में इतनी बुक्स लगा ली, दूसरे में इतनी लगा ली, तीसरे में इतनी लगा ली, उन्होंने ऐसे ही बोला कि 200 लॉग्स हैं, उनको आपने स्टैक करना है नीचे दिए गए मैनर में। जैसे जो बॉटम रो है, मतलब जे वाली जो सबसे अखीर वाली रो है उसमें टोटल कितने हैं 20 लॉग्स है, काउंट भी कर लो, ये आपकी 20s है। ठीक है, तो ये बॉटम रोज में आपकी क्या है बच्चों, इधर मैं लिख भी लूँगी कि ये जो बॉटम रोज हैं, अलग पेन से लिखेंगे थोड़ा, ये जो आपकी बॉटम रो है इसमें क्या है 20 वुड के लॉग्स हैं। आगे उन्होंने बोला कि जो इससे अगली वाली लॉग है उसमें क्या है आपकी 19 है। ठीक है, ये जो रो है इसमें क्या है 19 लॉग्स हैं, ऐसे ही इससे जो अगली वाली रो है इसमें क्या है 18 है। तो ध्यान से देखो, जब भी हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं रोज में तो हमारी क्या है सीरीज बन रही है, 1 लेस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या है कंटिन्यू चलते जाना है, कहाँ तक जाना है वो पढ़ते हैं। एंड सो ऑन इन हाउ मैनी रोज, उन्होंने बोला है कि कितनी रोज हैं जिनमें हम क्या है 200 लॉग्स प्लेस करेंगे। मतलब आपने एक तो पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, कि आपने क्या है n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें टोटल क्या है आपके 200 लॉग प्लेस होंगे। टोटल आपको 200 गिवन है, मतलब उन लॉग का सम गिवन है, Sn की वैल्यू गिवन है आपकी 200। तो एक और चीज पूछी उन्होंने, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो इससे सबसे ऊपर वाली रो होगी ना, जो सबसे लास्ट वाली, उसमें आपने बताने हैं कि नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं। मतलब आपने an की वैल्यू बतानी है, क्योंकि an से ही हम टर्म फाइंड कर सकते हैं ना कि टर्म में कितनी वैल्यूज हैं, कि जो इससे सबसे ऊपर वाली रो है उसमें आपके कितने लकड़ी के गट्ठे हैं। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने आएंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो अब मुझे बताओ बच्चों, मेरी एपी सीरीज़ बन रही है, पहले हम सीरीज़ लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे कि पहले सीरीज़ में क्या है, पहले 20 आ रहे थे, फिर 19 आ रहे हैं, फिर 18 लॉग्स है, फिर 17 है, ऐसे ही सोन चलेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें ए गिवन है 20, डी भी हमें पता है, डी कितना आएगा, एक कम हो रहा है, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, 19 में से 20 माइनस करो, छोटी में से बड़ी वैल्यू जा रही है तो -1 आएगा। ठीक है, Sn हमें गिवन है सिर्फ 200, तो हम सीधा ही सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे इधर। ठीक है, तो क्यों सम वाला पहले फॉर्मूला लगाएंगे मुझे बताओ, an वाला क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते बच्चों an, एक तो हमें an की वैल्यू नहीं पता और ऊपर से हमें n की वैल्यू नहीं पता, हमें दो वैल्यूज़ नहीं पता, तो हम an का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, मैं इधर an वाला फॉर्मूला लिख लेती हूँ। an का फॉर्मूला है an = a + n - 1 इंटू में d, और मेरा सम का फॉर्मूला है बच्चों Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। आपको कैसे पता चले कि कौन सा पहले फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, मुझे a गिवन है, देखो मुझे a भी गिवन है, मुझे d भी गिवन है, और मुझे सम की वैल्यू गिवन है, और सिर्फ n की वैल्यू नहीं गिवन, तो मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप an की ध्यान दो, मुझे an भी नहीं पता और मुझे n भी नहीं पता, क्या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो? जब हमें सभी वैल्यूज गिवन हो, एक वैल्यू ने ना गिवन हो, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इधर तो हमारी 2 वैल्यूज अननोन है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व अभी नहीं कर सकते। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें n की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, इस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि इस फॉर्मूले हमें सभी वैल्यूज गिवन है सिवाय n की, तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें Sn की वैल्यू है 200 लिख लेंगे, n नहीं मुझे पता तो n/2 रहेगा, a की वैल्यू मुझे पता है 20, तो 2 × 20 हो जाएगा, प्लस n - 1 एज इट इज, d क्या है हमारा -1। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 डिवाइड हो रहा है, मैं सीधा ही इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 200 × 2, इधर रह जाएगा सिर्फ आपका n,
तो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये -1 को अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो -1 जब पॉजिटिव n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू नेगेटिव आएगी, साथ में n। अब देखना -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। 1 इंटू 1 क्या आता है आपका 1। तो 200 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 400 इज इक्वल टू ये n हो जाएगा। ये नेगेटिव का n आगे लिख लो। 40 + 1 कितना आता है आपका 41 आता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 400 इज इक्वल टू n नेगेटिव n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव n का स्क्वायर प्लस n 41 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 41n। देखिए बच्चों, मुझे n नेगेटिव नहीं चाहिए तो इस सारी टर्म को मैं इधर ले आऊँगी। तो ये हो जाएगी n नेगेटिव था तो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 41 n नेगेटिव पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 400 इधर ही है तो इधर पॉजिटिव ही रहेगा। इज इक्वल टू हमने 0 लगा दी। तो बच्चों ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल बन गई। इसके अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो थोड़ा इधर रफ वर्क करेंगे, बाद में इरेज कर लेंगे। तो 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 2s are 4 0 एज इट इजी, 2 1s are 2 0 एज इट इजी, 2 5s are 10 0 लिखती साथ में, और 2 25s are 50 होता है, और 5 5s are 25 होता है, और 5 1s are 5 होता है। तो चलो काउंटिंग करके देखते हैं हम। देखेंगे हम 2 2s are 4 4 2s are 8, एक तो ये बन गया। 2 5s are 10 10 5s are क्या होगा आपका 10 5s are 50। तो मुझे बताओ आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, नेगेटिव का 41। आपकी वैल्यू नेगेटिव का 41 आनी चाहिए ना। हमारी मिडल टर्म क्या है, हमारी मिडल टर्म ये है। तो मतलब मेरी वैल्यू नेगेटिव की 41 आनी चाहिए। क्या 50 में जब मैं 8 भी ऐड कर लूँ तो 58 बनेगा, तो 50 में मैं 8 माइनस करूँ तो 42 बनेगा। मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ये पेयर हमारा गलत हो गया क्योंकि 41 तो आ नहीं रहा। अब मैं क्या है, यहाँ तक किया था हमने 8, अब हम यहाँ तक कर लेंगे। 2 2s are 4 4 2s are 8 2s are 16, ये 16 हो गया। 5 5s are 25, ये आ गई। कैसे आ गई? अब 25 में 16 ऐड करो तो 41 आता है। लेकिन आपका बच्चों 41 क्या है, नेगेटिव का है। तो नेगेटिव का 25 होगा और नेगेटिव का ही क्या है बच्चों 16 होगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव की 41। मतलब हमें दो पेयर मिल गए, एक तो हमारा नेगेटिव का 25, एक है नेगेटिव का 16। तो दोनों को मल्टीप्लाई भी करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका 400 आ जाएगा। तो अभी हम इसको इरेज कर देंगे। एक नेगेटिव 25 एक नेगेटिव 16 है, तो हम इधर डायरेक्टली लिख लेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है, बाद में इरेज कर देंगे। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर एक नेगेटिव का आपका क्या है 16 था, एक आपका नेगेटिव का 25 था, ये प्लस 400 एज इट इज। अब इसका पेयर बनाओ और इसका पेयर बनाओ। तो मुझे बताओ पहले पेयर में क्या कॉमन है, n ही कॉमन है, मैंने n निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा n-16। अगले वाले पेयर में अब मैंने क्या है नेगेटिव साइन भी बाहर निकालूंगी क्योंकि मुझे इस प्लेस पे नेगेटिव नंबर चाहिए, क्योंकि हमने ब्रैकेट सेम करनी है, ठीक है। और ना साथ ही 25 कॉमन निकल जाएगा, तो नेगेटिव 25 बाहर निकालूंगी तो अंदर क्या बच जाएगा पॉजिटिव n, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो 25 16 सा 400 होता है इज इक्वल्स टू 0। देखो ब्रैकेट सेम होगी आपकी, n-16 सेम होगी, तो ये बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गई आपकी n-25 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इस केस में आपकी एक n की वैल्यू 16 आएगी, एक n की वैल्यू 25 आएगी, दो वैल्यूज़ आ रही है। तो मतलब अभी हमें क्या है अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलो करते हैं। जब आपकी n की वैल्यू 16 है मतलब a 16 होगा, तो a हमारा क्या था, a हमारा था बच्चों 20, तो अब हम इधर 20 लिख लेंगे प्लस 16 - 1, d हमारा क्या था नेगेटिव का 1। तो सॉल्व करो, ये 20 प्लस 16 - 1 कितना होता है 15 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 - 15। क्यों? क्योंकि आपका 15 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। 20 में से 15 को माइनस करो तो 5 आता है। ऐसे ही अब हमने n-25 के जब n आपका 25 हो वो सॉल्व करना है, मतलब a-25। तो a की वैल्यू 20, n अब 25 - 1, d हमारा नेगेटिव का 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1। तो ये 20 जब 24 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी -4 आएगी। अब मुझे बताओ बच्चों क्या हमने क्या फाइंड करना था,
एक तो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करने थे, जो वो तो हमारी जहाँ तो 16 आएगी जहाँ 25 आएगी। एक हमने क्या फाइंड करना था कि जो टॉप रो है उसमें कितने मतलब लॉग्स लगे हुए हैं। तो मुझे बताओ क्या बच्चों कभी भी लॉग्स नेगेटिव आएंगे? क्या रोज में जो वैल्यूज है मतलब जहाँ तो ऊपर वो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे वो पॉजिटिव नंबर होगा, वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा। मतलब ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब n आपका 25 रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी बच्चों? 16 आ जाएंगी। और इस जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स हैं? टोटल 5 लॉग्स है। ठीक है, इसी के साथ आपका 19 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20। चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 20 क्वेश्चन में क्या है? इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है कि एक पोटैटो रेस है। पोटैटो रेस का क्या मीनिंग है कि एक आलू को उठाकर आपने दौड़ना है और उस बकेट में डालना है, फिर से दौड़ना है, आलू उठाना है, बकेट में डालना है। ये मतलब है कि जो बकेट होगी उसको क्या है स्टार्टिंग पॉइंट में रखा हुआ है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब क्या है जो पहला पोटैटो है उससे क्या है 5 मीटर की दूरी पे रहे। ठीक है, पता चल गया कि जैसे ये आपका बच्चों क्या है फर्स्ट पोटैटो है। ठीक है, ये दूसरा ला लो, ये तीसरा, ये चौथा। अब ध्यान से देखो, इस पोटैटो से इस बाल्टी का जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 मीटर है, पता चल गया। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस पोटैटो से इस पोटैटो का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। फिर इस पोटैटो से इस पोटैटो का डिस्टेंस 3 मीटर है। फिर इस पोटैटो से इस पोटैटो का डिस्टेंस 3 मीटर है। ऐसे ही हर एक पोटैटो का अगले पोटैटो से डिस्टेंस कितना है बच्चों? 3 मीटर है। चलते जा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया है कि देयर आर टोटल 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल आपके कितने पोटैटोज है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पोटैटोज है एक स्ट्रेट लाइन में। जो कॉम्पिटिटर है मतलब ये लड़की स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ये बकेट से भागना शुरू किया। इसने पहले ये वाला पोटैटो उठाया, फिर वापस आई बकेट में डाला। ओके, फिर ऐसे ही ये भागी, इसने दूसरा पोटैटो उठाया, फिर वापस आई, इसने बकेट में डाला। ऐसे ही चलेगा। फिर ये तीसरा पोटैटो लेने आएगी, उठा लिया, फिर बकेट में डालेगी। ऐसे ही क्या है इसने इधर तक 10 पोटैटो तक करना है। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, आगे देखो वही चीज़ लिखी उन्होंने, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज ऑन देयर बकेट। मतलब जब तक ये सारे के सारे पोटैटो क्या है बकेट में डलते नहीं हैं वो ऐसे ही दौड़ती रहेगी। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस जब भी पूछा गया ना बच्चों, मतलब आपने क्या फाइंड करना होता है टोटल डिस्टेंस में बच्चों? सम फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको क्या है इस डायग्राम को अब क्या है आप इलेबोरेट करके देखो। मैं क्या करूँगी, इसको एक और डायग्राम बनाऊँगी। कैसे? ये लाइन है, देखो ये बाल्टी है। ठीक है, सॉरी मेरी बाल्टी थोड़ी अलग सी बन गई, कोई बात नहीं। देखिए ये बाल्टी से मान लो ये पोटैटो पहला क्या है 5 मीटर की दूरी पे रहे। ठीक है, अगला क्या है इस 5 से क्या 3 मीटर था, ये 5 है ये 3 है, कितना हो जाएगा बच्चों? 5 में 3 ऐड कर दो तो इधर तक डिस्टेंस 8 मीटर हो जाएगा। अगला पोटैटो इससे 3 मीटर था तो 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका 11 मीटर। इससे अगला कितना हो जाएगा 14 मीटर, इससे अगला 17 मीटर। ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है ना। तो देखो ध्यान से बच्चों, क्या ये हमारी सीरीज़ नहीं बन रही? मुझे बताओ क्या ये हमारी सीरीज़ बन रही है कि नहीं बन रही? ये हमारी सीरीज़ बन रही है। ये हमारी क्या होगी बच्चों? AP सीरीज़। मतलब पहला डिस्टेंस था 5, फिर इस पोटैटो से अगला डिस्टेंस तक का क्या था 3 मीटर तक था, तो 5 + 3 8, इससे अगला 11, इससे अगला 14। ऐसे ही आपने क्या है चलते जाना था लास्ट टर्म तक। तो देखो बच्चों ध्यान से हमारी सीरीज़ बन गई है। तो हमारा A क्या आ गया बच्चों 5, और हमारा डिफरेंस आपको पता है 3 मीटर की दूरी पर है तो डिस्टेंस आपका 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आलू टोटल कितने हैं 10 हैं, तो आपके n भी कितनी होंगे 10 होंगी। ठीक है, आपने क्या है बच्चों S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है? हमें लास्ट वैल्यू गिवन है नहीं, लास्ट वैल्यू गिवन, तो हम सीधा ही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN = n/2 2a +
n-1 इंटू में d। तो एस एन क्या है हमारा, S10 फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू 10/2, ए की वैल्यू हमारी 5 है, तो 2 × 5 प्लस 10-1, डी हमारा क्या है 3 है बच्चों। तो ये 2 5 10 हो जाएगा, 5 × 2 क्या होता है 10, प्लस 10-1 9 होता है, इंटू में 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। ये 10 प्लस 9 3 कितना होता है आपका 27, तो ये हो जाएगा 5, 10 में 27 ऐड करो तो कितना आता है आपका 37। तो 37 को 5 मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 3 बच जाएगा, 5 3 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा 185। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ तक ही छोड़ देंगे, गलत, ये आपका आंसर नहीं है। उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों ये तो उसका एक तरफा डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, वो लड़की गई फिर वापस आई, गई फिर वापस आ रही है, फिर इधर तक गई फिर वापस आई, फिर इधर तक गई फिर वापस आई, फिर इधर तक गई फिर वापस आई, मतलब उसने 2 बार डिस्टेंस किया है। एक उसका जाने का डिस्टेंस है और एक उसका डिस्टेंस क्या होगा, आने का डिस्टेंस है। तो मतलब बच्चों डिस्टेंस उसका डबल होगा। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा ये 185 क्या है बच्चों, ये 185 है आपका एक डायरेक्शन का डिस्टेंस, मतलब एक साइड का डिस्टेंस है, वन साइड का डिस्टेंस है। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो हमारा बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसको आप 2 टाइम्स कर दो, डबल कर दो, तो 2 × 185 कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करने से 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16, 7 2 1 2 3, तो आपका 370 मीटर टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो, समझा करो। मुझे पता है एग्ज़ाम में बच्चे यहाँ तक ही करके छोड़ आए, क्योंकि हमें ऐसा निकालना था, हमने निकाल लिया। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, वो एक बार जा रही है फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है फिर वापस आ रही है। तो बच्चों एक तरफ जाने का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, लेकिन आने का भी तो करेंगे, मतलब उसने क्या है 2 बार वो डिस्टेंस कवर किया है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे क्या है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्या है कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आपकी क्या है और वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान रखना अपना।